नमस्कार, मैं हूं सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा और मेरे साथ हैं उत्कर्ष मिश्रा। और आज हम बात करेंगे कि ईरान के ख़िलाफ़ जो अमेरिका और इज़राइल की जंग है वो किस स्टेज पे पहुंच चुकी है, कौन फ़ायदे में है, कौन नुकसान में है और अगले 24 घंटे में क्या चीज़ें बदलने वाली हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे के हालात ये हैं कि ईरान की तरफ से लग रहा है कि बाजी पलट चुकी है और इस वक्त जो ट्रंप और नेतन्याहू का कैंप है वो थोड़ा प्रेशर में है। अब से कुछ देर पहले तेहरान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और ये माना जा रहा है कि इजराइल या फिर अमेरिका की वायुसेना ने कोई बहुत बड़ा टारगेट जो है वहाँ पर न्यूट्रलाइज किया है, चाहे वो पॉलिटिकल कोई लीडर हो या फिर कोई मिलिट्री कमांडर हो। लेकिन इस वक्त जो है दूसरा सच जो है इस युद्ध का ये है कि ईरान की मिसाइलें जो हैं वो इस वक्त इजराइल के ऊपर एक पूरी तरह एयर सुप्रीमेसी कायम कर चुकी हैं। उनको रोकना जो है वो बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। उत्कर्ष, आज जो जिस तरह का युद्ध चला है हमने देखा है कि उसमें आपको लगता है कौन हावी है, कहाँ चीज़ें बदल रही हैं और अगले 24 घंटे में किस तरह की चीज़ें नजर आ रही हैं आपको? देखिए मुर्तज़ा जी, जितने दिन से ये लगभग 4 दिन का ये युद्ध हो चुका है और जैसे बोला गया था कि भाई ये युद्ध ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, 4-5 दिन में निपट जाएगा, लेकिन फिर अचानक से ट्रंप का बयान आना कि भाई अब ये हो सकता है 4-5 हफ्ते चले या उससे भी ज़्यादा चले। नेतन्याहू का कहना कुछ और है, ट्रंप का कहना कुछ और है और कन्फ्यूजन इस लेवल पे बढ़ चुका है कि ईरान नाक में दम कर चुका है। इन लोग के, अमेरिका हो इजराइल हो, दोनों के नाक में दम कर चुका है। ये लोग चाह रहे हैं कि हम ईरान को जितना जल्दी हो जाए शांत करें, ठंडा करें, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। हुआ यह था कि खामनेई की मौत के बाद ये हुआ कि भाई सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी, ईरान काबू में आ जाएगा। ट्रंप चाहते थे भाई उनको, ईरान को पूरी तरह से मुट्ठी में अपने हाँ, रेजिम चेंज वाली जो बात थी उसका मकसद तो देखिए, जो अमेरिका का सबसे बड़ा मकसद था, ये पूरी लड़ाई जो हुई वो सबसे पहले इस बात पे हुई कि परमाणु बम बना रहा है ईरान। उसके बाद रेजिम चेंज पे आ गई और साथ में ये हुआ कि मिसाइल जो ईरान के पास है वो खत्म की जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये बोला है कि अगर मैं खामनेई को नहीं मारता तो खामनेई मुझे मार देते। तो अब समझ लीजिए कि एक चौथा एक मुद्दा दे दिया है ट्रंप ने। और ये ना परमाणु जंग की बात रह गई है, ना ये रजीम जंग की चेंज की बात रह गई है, ना ये मिसाइलों की बात है। अब ये है कि ये 1 to 1 यानी कि ट्रंप कह रहे हैं। मुझे लगता है ये वर्चस्व की बात हो गई ट्रंप ने इसको अब अपनी ईगो पे ले लिया कि भाई मुझे कुछ भी करके इनको खत्म करना है। अभी आज ही वाली बयान पे आप देखिए कि ट्रंप ने कहा कि भाई हमें जो भी ईरान के जो बड़े लॉन्ग रेंज वाले मिसाइलें उनको जल्द जल्द खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए वो हानिकारक है। मतलब एक तरह से तो ये खौफ भी दिख रहा है ना ट्रंप के ऊपर कि अगर कुछ चीज़ें, अगर ईरान अभी भी काबू नहीं आ रहा है, नॉन स्टॉप मिसाइल अटैक कर रहा है, कहीं भी आप देखिए, यहाँ तक समझने वाली बात कि अब ये युद्ध सीमित नहीं रहा 2-3 देशों के बीच में नहीं, अब अलग अलग जगह ईरान ये कह के दूसरे देशों पे, दुबई हो, 11 से 12 देशों में धमाके हो रहे हैं। दुबई की स्थिति आप देख रहे हैं, अबू धाबी की स्थिति आप देख रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं, भारत पूरे तरीके से अलर्ट पे है। तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल तो होते जा रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि ऑयल, सबसे बड़ा इसमें मैटर होता है कि ऑयल कैपेसिटी, किस देश के पास कितनी ज़्यादा तेल है, तेल भंडार है, सारा वही रास्ता है। अब लेकिन अगर ये युद्ध ज़्यादा लंबे समय तक खिंचता है तो भाई चीजें गड़बड़ा जाएंगी। अच्छा, सबको। कुछ देर पहले मेरी दुबई में एक दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि मैंने पूछा क्या हालचाल है, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। तो अब दुबई में ये हालात हैं कि भाई वहाँ ये बात आ रही है कि भाई जो एशिया का सबसे तरक्की याफ्ता शहर माना जा रहा था कुछ सालों के अंदर, जिस तरह तैयार हुआ है, अब वहां पर जो है ईरान की मिसाइलों ने, ईरान के अटैक्स ने, हालांकि वो सीमित जो अटैक रहे हैं वो सीमित रहे हैं मिलिट्री अड्डों पर और एम्बेसी पे, यूएस एम्बेसी, जी जो अमेरिका के ठिकाने हैं वहां तक सीमित रहे हैं। लेकिन अब जो दुबई है या फिर कतर है, सऊदी अरब में तो अमेरिका के एम्बेसी पे मिसाइल गिरी है। और ईरान ने जो जितने खाड़ी देश हैं उनको ये मैसेज दिया है कि हम जो हैं इस पूरे युद्ध में सिर्फ उन जगहों को निशाना बना रहे हैं जो जहां से अमेरिका को मदद मिलती है या फिर वो अमेरिका का ठिकाना रहा है। तो ऐसे वक्त में क्या लगता है आपको कि अब डोनाल्ड ट्रंप खुद को बचा रहे हैं या उनके सामने इजराइल को बचाने का बड़ा मुद्दा है, या फिर खाड़ी देश जो शिकायत कर रहे हैं अमेरिका से कि भाई आपने इस पूरे युद्ध में हमें अकेला छोड़ दिया है और हम इस तरफ एक तरह से हम बॉबी ट्रैप में फंस गए हैं? देखिए मुझे लगता है ना कि ट्रंप ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। इनको लगा कि भाई नेतन्याहू को न्यूट्रलाइज करेंगे उसके बाद सारी चीजें शांत हो जाएंगी। हाँ, खामनेई को, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर खामनेई को हम न्यूट्रलाइज करेंगे तो सारी चीजें शांत हो जाएंगी। लेकिन यहाँ अब उल्टा पड़ने लगा, ईरान मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले कहा, कल ही की प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ईरान हमसे बात करने को तैयार है लेकिन देर कर दी। ईरान ने आज यूएन में कह दिया कि भाई हम कोई बात करने को तैयार नहीं है, अब ये खामनेई की मौत का बदला हम जरूर लेंगे। तो यहाँ वही हुआ कि आ बैल मुझे मार,
इन्होंने सोचा कि सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ते हुए दिखाई दे रहा है और नाक में दम जो युद्ध कहीं से रुकने का नाम ले रहा। और इजराइल से रिपोर्ट यह है कि जो इंटरसेप्टर हैं, जो वहाँ पर पैट्रियट मिसाइल हैं या फिर एरो डिफेंस सिस्टम है, इनकी मिसाइल कम होती जा रही हैं। अब ये हो क्या रहा है कि ईरान जो है जिस तरह की मिसाइल अटैक कर रहा है, एक बार में बहुत सी मिसाइल दाग रहा है और उन्हें रोकना जो है इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब अमेरिका से मांग उठ रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अमेरिका कोरिया से एक थार्ड सिस्टम वहां पर तैनात कर सकता है। नेवातिम एयरबेस पर इस वक्त एक थार्ड सिस्टम ऑलरेडी तैनात है और ये पूरे इजराइल की रक्षा करने के लिए काफी है। लेकिन जब ईरान की तरफ से एक बैराज ऑफ मिसाइल्स का अटैक होता है, तब इन्हें रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसी में मेरा एक सवाल है कि आप मुझे ये समझाइए कि जिसको आयरन डोम सिस्टम को, जिसको इजराइल बोलता था हमारा सबसे बड़ा पावरफुल वो है, रक्षक है, हमें हर तरह से बचाने के लिए, लेकिन ईरान उस पर इतना तेज ताबड़तोड़ उन पर हमला कर रहा है कि वो भी फेल होते दिख रहा है। अमेरिका के हर ठिकानों पे हमला हो रहा है। अब ये युद्ध किस तरह का रुख ले रहा है, किधर जा रहा है ये युद्ध? देखिए उत्कर्ष, जितना अभी तक हम समझ पाए हैं पिछले 3-4 दिन में, उसमें यह है कि ये युद्ध वो जीतेगा, ये वो आगे रहेगा जो सबसे ज्यादा वार कर पाएगा, जितनी देर तक वार कर पाएगा। अब ईरान के पास मिसाइलें कितनी हैं, कुछ अलग अलग सोर्स कहते हैं 3000-4000 मिसाइलें हैं, लेकिन ईरान की असली ताकत जो है वो मिसाइलों में नहीं है। मिसाइलें सीमित हैं और मुमकिन है वो जिस रफ्तार से जो फायर कर रहा है मिसाइल, वो इस युद्ध को 2 महीने से ज़्यादा खींचे तो मुमकिन नहीं होगा अगर से मिसाइल अटैक करेगा। लेकिन उसके पास जो ड्रोन पावर है वो हज़ारों में है। उसने इस तरह के ड्रोन जो है वो रूस सप्लाई किए हैं। हम शाहिद 136 ड्रोन को जानते हैं और ये ड्रोन जो है इसने यूक्रेन में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है ज़ेलेंस्की की फोर्स को। और ये ड्रोन जो है ईरान के पास वाकई बहुत ज़्यादा तादाद में है और ईरान जो भी ड्रोन फायर कर रहा है, चाहे वो खाड़ी देश हो चाहे वो इजराइल हो, वो ड्रोन जो है उसको ट्रैक करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अच्छा, मैंने यही देखा, जो आप ड्रोन की बात करें कि ड्रोन ईरान जो जिस तरह से लॉन्च कर रहा है, जिस तरह से अटैक कर रहा है, एक भी उसके ड्रोन के निशाने अलग गलत नहीं लग रहे। बहुत सारी जगहों पे हो सकता है थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो, लेकिन आप ये समझिए कि जितने भी ड्रोन अटैक हो, अब जैसे कुवैत में F-15 फाइटर जेट्स क्रैश होना, यहाँ ये माना जा रहा है कि भाई कुवैत क्योंकि अमेरिका के सपोर्ट में चल रहा है, लेकिन फिर भी F-15 फाइटर जेट एक ड्रोन से अगर क्रैश हो जा रहा है तो आप सोचिए कि किस लेवल की मतलब एग्रेशन ईरान के अंदर भरा हुआ है। देखिए ईरान के पास एक मिसाइल है, उसका नाम है 358 करके कुछ मिसाइल है, 358 नंबर उसको बोलते। वो एक ऐसी मिसाइल है जो क्रूज मिसाइल भी है, ड्रोन भी है। वो इसलिए बनाई गई है, वो इसी तरह के थ्रेट्स को काबू में करने के लिए बनाई गई है और वो एक एल्टीट्यूड पे जाकर वो मंडराती रहती है और तब तक इंतजार करती है जब तक कोई दुश्मन का कोई बड़ा टारगेट जैसे कोई बॉम्बर हो या फिर फाइटर जेट हो या फिर कोई ड्रोन हो उस इलाके में आए। और अगर वो उस इलाके के आसपास होता है तो वो उस पर अटैक करती है, उसकी तेज रफ्तार होती है, वो इसलिए वो उस टारगेट को हिट करने में उसके लिए काफ़ी आसानी होती है। तो F-15 को जो 3 जहाज़ गिराए गए हैं, कल हम बात कर रहे थे अपने शो में कि एक जहाज़ को फ्रेंडली फायर गिरा सकता है, 2 जहाज़ को फ्रेंडली फायर गिरा सकता है, लेकिन 3 जहाज़ गिरे हैं। और F-15 वो जहाज़ है अमेरिका का जो सबसे आधुनिक जहाज़ों में माना जाता है और दुनिया में ज़्यादा देश नहीं है जिनके पास ये जहाज़ है। और यहाँ पर F-15 गिरना अमेरिका के साथ साथ उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा झटका है। अच्छा, आप ये समझिए कि मुझे एक चीज़ और समझाइए कि जो इसमें मौतें हो रही हैं, ये युद्ध एक पहले तो न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब जो डेवलपमेंट पे उस पर बना था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है, उसको रोकना चाहते थे ट्रंप। लेकिन फिर वही जो जैसा मैंने कहा कि यह वर्चस्व की लड़ाई हो गई, ट्रंप के ईगो की लड़ाई हो गई। लेकिन अब इसमें आम लोग मारे जा रहे हैं, जो देश की जनता है या कहीं के भी लोग हैं, उन्हें ये रास नहीं आ रहा जिस तरह से खामनेई को मारा गया। तो इस पे क्या ये सारी चीज़ें कि लोगों को क्या लग रहा है कि क्या ट्रंप सही कर रहे हैं या सही में खामनेई गलत? देखिए इस वक्त जो मैटर करती है वो ईरान की जनता करती है। दुनिया में कोई भी कुछ कहे, किसी ने कोई आगे नहीं आया है। और इस वक्त जो ईरान का फैसला कर रहा है वो मैं कहूँगा कि क्योंकि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो ख़त्म हो चुकी है, उनकी जगह जो भी व्यक्ति ले रहा है वो अभी उसे दुनिया जानती नहीं है, या फिर वो अभी किस हद तक फैसले ले रहा है, कौन पूरे एक टॉप जो ब्रास में कौन कौन है। हम जानते हैं कि तस्वीर लगी हुई है, देखिए ये ईरान के NSA हैं अली लारिजानी, ये काफ़ी भरोसेमंद थे हैं
माने जाते रहे हैं अली खामनेई के। तो और अली खामनेई ने भी इनको बहुत ज़्यादा एक तरह से अख्तियार दिया होता कई चीज़ों में, जो पॉलिसी डिसीजन थे सिक्योरिटी को लेकर, हालांकि खुद ये NSA हैं। लेकिन इनके अलावा जो बड़ी चीज़ है, मैं मानता हूँ कि ईरान की जनता जो है वो इस वक्त फैसला ले रही है, वो ज़मीन पे फैसला ले रही है। हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिनों से, जब से युद्ध हुआ है, तब से ईरान की सड़कों पे जनता लगातार मौजूद है और वहाँ पे ये मांग उठ रही है कि अमेरिका या फिर इजराइल से बदला लिया जाए। अब ईरान का बदला कैसा होगा हम सब देख रहे हैं, लेकिन अगर किसी देश के टॉप लीडर को मारा गया है तो उसका जो जवाब होगा वो उसके समानांतर ही होगा। अब इसका मैं इसको शब्दों में नहीं कहूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर ईरान के टॉप लीडर को मारा गया है तो ईरान किस तरह का बदला लेना चाहेगा। साथ में यह है कि जो आप कह रहे हैं कि आम जनता किस तरह इस पूरे उसमें फंसी हुई है, तो हमने देखा कि मिनाब शहर है साउथ ईरान में, और वहाँ पर एक स्कूल पे बम गिरा और उसमें 168 बच्चियां जो हैं 7 से 12 साल की, उनकी मौत हुई। आज ही उनकी तदफीन हुई है, उनको दफनाया गया है। हम देख रहे थे कि उनका जो फनरल प्रोसेशन है वो चल रहा है और पूरे ईरान में शोक की लहर है उस चीज़ को, क्योंकि जिस जंग में लग रहा था कि मिलिट्री कमांडर्स मारे जाएंगे, लेकिन उस युद्ध में जो है एक स्कूल पे बम गिरता है, और ऐसा बम गिरता है जो अमेरिका का या इजराइल का सबसे सटीक निशाने वाला बम माना जाता है। तो ये कहाँ को किससे चूक हुई, मतलब कि क्या स्कूल पे बम गिराना, और ऐसे वक्त जब आप पहले से ही इस तरह के युद्ध के लिए बहुत लंबी तैयारी कर रहे थे और आपने एक स्कूल पे बम गिरा दिया और वहां पे जितनी बच्चों की मौत है, तो वो एक ऐसा सेंटीमेंट है जिसे लेकर ईरान में बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो बदला लेना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर ईरान नहीं मानता है, सारी चीज़ें ईरान को कंट्रोल करने के लिए ही हो रही हैं, अगर ईरान नहीं मानता है तो क्या ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी हमें ले जा रहा है? देखिए, न्यूक्लियर वॉर नहीं, लेकिन ये हाँ ये बात है कि ये पूछा गया ट्रंप से क्या हम सैनिक भेजेंगे ज़मीन पे वहाँ, तो ट्रंप ने कह दिया नहीं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये समझ लीजिए कि नौबत आ रही है कि जो सेनाएं जो हैं अपनी एयर सुप्रीमेसी के लिए जानी जाती हैं, US एयरफोर्स और इजराइल की एयरफोर्स, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन वायुसेनाएं हैं, सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं, और अगर वो ईरान को काबू में नहीं कर पा रही हैं अपने टारगेट करने के बावजूद, तो अब क्या ये नौबत आ गई है कि ज़मीन पे आप सेना भेजें। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका जानता है वो अफगानिस्तान में हारा है क्योंकि तालिबान वापस आ गया, वो ईरान में हारा है क्योंकि इराक में हारा है क्योंकि इराक का कोई नतीजा निकल के नहीं आया। तो अब ये समझ लीजिए वियतनाम में वो हारा था एक तरह से देखा जाए तो, और इसलिए क्या ईरान में आता है क्योंकि ईरान तो ऐसा देश है जहां उसका कोई दोस्त नहीं है। आप पॉकेट्स में बोल सकते हैं कि कुछ जगह विरोध हुआ है वहां की सरकार के खिलाफ, लेकिन ईरान जो है इस वक्त टोटल जो है अपनी जो लीडरशिप है उसके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। नहीं तो यही वाली समझने वाली बात है कि युद्ध इस लेवल पे चला गया है कि अब कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। अब यहाँ ये नहीं पता है कि ये युद्ध कब तक चलने वाला है, ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। ये बड़े बड़े एक्सपर्ट नहीं समझा पा रहे हैं कि ये युद्ध कितने दिन तक जाएगा, किस लेवल तक जाएगा, किस लेवल तक की हानि पहुँचाएगा। ईरान ने ट्रंप के नाक में दम कर दिया है, इजराइल के नाक में दम कर दिया, इतने सारे देश, अबू धाबी, अभी दुबई में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस ब्रीफिंग हुई है, तो हर कोई कंफ्यूज है कि आखिर अब हम करें क्या, आगे क्या रास्ता है इसे शांत करने के लिए। अच्छा, इसमें यह है कि जो इजराइल पे हमले हुए हैं, जो मिसाइल अटैक्स हुए हैं, उन मिसाइलों में ख़ास बात यह है कि पिछले कल के अटैक के बाद से ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल जो हैं वो इसमें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं, और वो मिसाइलें लॉन्च कर रहा है जो उसने अभी तक युद्ध में नहीं की थी। इन मिसाइलों को शामिल करने का मतलब यह है कि इजराइल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाना और ऐसे टारगेट्स पे अटैक करना जो बहुत ज़्यादा सटीक हुआ। कई हमले ऐसे हुए हैं जो सड़क पे हमले हुए हैं, हमने देखा कि बहुत बड़ा क्रेटर हुआ है वहाँ पर तल-अवीव में, लेकिन ईरान की कोशिश है कि वहाँ की टॉप लीडरशिप जो उसके टारगेट पे है, तो क्या ईरान इसमें कामयाब होगा या फिर उसकी मिसाइल जो हैं वो अटैक तो करेंगी लेकिन इजराइल को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, क्योंकि इजराइल में क्या है कि वहाँ पर हर घर में, हर जगह, हर इमारत के पास बंकर बने होते हैं ताकि इस तरह के हमलों से वो लोग बच सकें। तो ईरान मिसाइल फायर करके भी क्या बड़ा नुकसान अगर नहीं पहुंचा पाया तो उसका बदला क्या होगा, क्या वो करेगा आगे चलकर, कैसे चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि जो अमेरिका है वो उसके पास ऐसी सेना है कि वो ईरान को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं कि ईरान अपने बड़े बड़े मिसाइलों को इस्तेमाल कर रहा है, फतेह हो गया, फतेह का उसने इस्तेमाल एक दो बार कर ही लिया और लगातार वो अब प्रैक्टिस में है कि वो और बड़े बड़े भयानक हमले करे जिससे ये लोग परेशान हो जाएं।
सबसे बड़ी बात इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल है ईरान के पास, नहीं, ईरान के पास नहीं है। ईरान के पास क्षमता है बनाने की, लेकिन उसके पास है नहीं। अमेरिका में ट्रम्प ने कहा था कि बहुत जल्दी ईरान ऐसी मिसाइल बना लेगा या उसके पास ऐसे हथियार होंगे जिससे वो अमेरिका तक हमला कर पाएगा। और ये एक तरह से जो ट्रम्प ने बात अपने युद्ध के जो फैसले को तो जायज ठहराने के लिए इस तरह की बात की थी तो उन्होंने। क्या ट्रम्प इसी को कह रहे हैं कि हमें उस ईरान के जो उनका भंडार जो है, मिसाइल भंडार और ये सारी चीज़ें उन्हें ख़त्म करना ज़रूरी है? ये तो उनका शुरू से मुद्दा था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ट्रम्प अब वो ना परमाणु युद्ध की बात कर रहे हैं, रेजीम चेंज की भी बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई ईरान जो है वो क्यों मैंने इसलिए युद्ध शुरू किया क्योंकि खामनेई जो है मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मैंने मार दिया। तो अब ये सोचिए कि ये युद्ध जो है अब इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल वाले वही वर्चस्व वाली, ईगो वाली, हाँ, 1 to 1 वाली, कि अगर तुम नहीं मारो उससे पहले मैंने ही मार दिया, खुद को अपने को बचाने में। अच्छा, एक इसमें और आता है, HQ-9B मिसाइल है जो चाइना ने पाकिस्तान को भी दिया था, ईरान को भी दिया, लेकिन वो फेल होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, HQ-9B जो है 2025 से सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है बताया गया कि वो मिसाइल ईरान में पहुंची है। वो सिस्टम जो है, अब ये सिस्टम कितने पहुंचे हुए हैं, कहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट इस तरह के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं वो आप क्या वो पूरे ईरान में आप तैनात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा देश है और किस जगह पे वो HQ-9 तैनात है ये चीज़ें मैटर करती हैं। और HQ-9 जो है, क्या HQ-9 को मारे जाने की खबर है? मतलब कि मैं ये पूछ रहा हूँ, समझना चाहता हूँ कि क्या जिस तरह भारत ने HQ-9 को न्यूट्रलाइज किया था पाकिस्तान के अंदर, क्या अमेरिका या इजराइल ने वैसा ही किया है? या फिर ईरान ने इस तरह के सिस्टम में बचा के रखे हुए हैं और वो अभी उसने अपने जो टॉप ऑफ द लाइन जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं की हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब कि ये समझने वाली बात है कि वो सिस्टम्स कहाँ तैनात हैं, क्योंकि बहरीन में हमने देखा कि जहाज तो गिरा है 3, तो उसमें कौन से सिस्टम से तैनात, हाँ, किस चीज़ से हमला किया गया। अब ईरान के पास ऐसे हैं, इसमें सयाद 3 मिसाइल है, उसकी रेंज भी 150 किलोमीटर के आसपास है, तो क्या वो उसका इस्तेमाल किया गया? तो इसमें यह है कि ईरान की तरफ से जो अभी उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो पूरी क्षमता से या तो इस्तेमाल नहीं किए गए हैं या फिर वो फेल हो गए हैं। और जो फेल हुए हैं तो उसके सबूत क्या हैं? अगर HQ-9 को मारता अमेरिका या फिर इजराइल, तो उसकी कोई तो सैटेलाइट तस्वीर या इस तरह की कोई ऐसा वीडियो होता जो दुनिया तक पहुंचाया जाता। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तब HQ-9 को मारे जाने की जो सैटेलाइट जो इमेजेस थी वो मिली थी हम लोगों को। और यहाँ पर यह है कि अमेरिका जो है वो ईरान के सामने जो उसके एयर स्पेस को कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके जहाज गिर भी रहे हैं, और वो भी कुवैत की ज़मीन पे जो ईरान की एयर स्पेस से करीब करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर है। लेकिन वही वाली बात है कि ये चाहते हैं कि ईरान को मेंटली रूप से ये पूरे तरीके से तोड़ दें, लेकिन ईरान मानना नहीं चाह रहा। ईरान ने हर तरह से साफ कर दिया है कि हम इसका बदला लेंगे, खामनेई की मौत का बदला लेंगे। और ये सारी चीज़ें अब ये कब तक चलेगा ये हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता चल रहा। तो अब इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं और लगातार आपके सामने इस युद्ध के बारे में जो नई जानकारी है वो लाते रहेंगे। और देखिए, ये अगले 24 से 48 घंटे इस युद्ध के लिए काफ़ी अहम होने वाले हैं, क्योंकि ट्रम्प की तरफ से कह दिया गया है कि जो अगला हमला होगा वो बहुत बड़ा होगा। मार्को रूबियो कह चुके हैं कि हमारे सबसे खतरनाक जो ऑफेंसिव एसेट्स हैं वो अब डिप्लॉय किए जा रहे हैं।